गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टोपी शुक्ला का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टोपी शुक्ला जो चैप्टर है वह शुरू करा दिया था। इसमें दो मित्रों की कहानी बताई गई है। एक का नाम टोपी है, दूसरे का नाम इफ़न है। टोपी का नाम वास्तव में बलभद्र नारायण शुक्ला है और जो इफ़न है उसका नाम सैयद उजरगा मुर्तुजा है। दोनों अलग धर्म से, अलग जाति से और अलग सामाजिक हैसियत से संबंधित हैं। दोनों में बहुत अधिक प्रगाढ़ प्रेम है। वह अपने घर वालों से जितना प्रेम नहीं करते उससे अधिक दूसरों से या दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि अपनेपन के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि खून के रिश्ते होने ज़रूरी हो। अपनेपन के लिए हमें प्रेम मिले तो हमें अपनापन दिखाई देता है। तो एक बाल मन की कहानी है। यहाँ आगे हम पढ़ेंगे। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। यहाँ पर इफ़न के लिए कहा है कि दादी की भाषा पर उसने कभी भी मजाक नहीं उड़ाई। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे और जब वह दादी से उसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा काहे बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे को बोले लाग्यो तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। यहाँ पर बता रहे हैं कि इफ़न को अपनी दादी क्यों पसंद थी, क्योंकि दादी उसे कहानियाँ सुनाया करती थी, उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। बाजी से भी लड़ाई हो जाती थी, मम्मी भी कभी मार देती थी और जो पिताजी कभी कोर्ट लगा देते थे, कोर्ट में पैरवी करते थे या उसकी पेशी लिया करते थे। इसलिए उसे केवल दादी ही पसंद थी अपने घर में। तो बादशाह का कि किसी के तुरते ही एक एक ठो हिरन मार लिया हुआ। यह कहानी का एक अंश बता रहे हैं कि उस बादशाह से कहा कि तुम तुरंत ही एक हिरन को मार ले आओ। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। जो इफ़न का मित्र है टोपी, उसके मन में, उसके दिल में यह भाषा जो कि इफ़न की दादी की थी वह उतर गई, यानी उसे अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, क्योंकि इफ़न की दादी की भाषा और अपनी माँ की बोली एक थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। उसे जो उसकी दादी थी, टोपी की दादी, उसे उसको पसंद नहीं करता था। वो जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। इफ़न के अब्बू की और उसकी जो टोपी की दादी है उनकी दोनों की भाषा एक थी। फिर है जब जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की भी कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। कहने का मतलब ये है कि जब दादी के यहाँ इफ़न के दादी के पास जाता है तो हमेशा इफ़न की दादी से बात करना पसंद करता था, क्योंकि जो उसकी माँ थी, इफ़न की मम्मी और इफ़न की जो बहन थी, वह तो उसकी बोली की हंसी उड़ाती थी और जब वह हंसी उड़ाती तो दादी उसको अपने पास बुला लेती, डांट के बुलाती, पर फिर भी उसे बहुत वो भाषा और उनका प्रेम उनको झलकता, उसको बहुत अच्छा लगता, अपनापन लगता दादी में, जबकि वह उसे डांट कर अपने पास बुलाती, वह उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। ये शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, ये पूरा नाम है उनके पिता का। जो टोपी है उसके पिता का नाम है। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, राम दुलारी उनकी माता जी का नाम है। अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वह टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, ये शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। देखो इसमें आया है परंपराओं की दीवार डोलने लगी, मतलब जो उनकी धार्मिक कट्टरता थी या धार्मिकता थी, वह जो परंपराएं थी कि अम्मी नहीं माता जी कहना है, तो वह डोलने लगी, यानी ऐसा लगा कि संस्कारहीन बच्चा है जो संस्कारहीन हो गया या वह भटक गया है। तो उसने सुभद्रा देवी ने सवाल किया
कि यह लफ्ज़ कहाँ से आया, लफ्ज़ मतलब शब्द कहाँ से आया। तो टोपी ने पूछा, लफ्ज़, टोपी ने आंखें नचाई, लफ्ज़ का होता है माँ। भाई अम्मी कहा तो उसके लिए सबने इस तरीके से रिएक्ट किया। तो लफ्ज़ शब्द भी तो उर्दू शब्द है, फिर इसलिए टोपी ने पूछा कि लफ्ज़ क्या होता है माँ। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गरजी, सुभद्रा देवी दादी हैं, वो गुस्से से बोले। ई हम इफ़न से सीखा है। इफ़न उनके उसका मित्र है, उससे कहा मैंने यह इफ़न से सीखा। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम न जानते। तो क्यों ना कऊ न मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिए ये बेकार है। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। राम दुलारी उनकी माता जी ने, उसकी माता ने पूछा, क्या तुमने किसी मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली है? और वह बाप रे, ऐसा कहकर उसकी आत्मा गनगनाई, मतलब वह दुखी होने लगी। बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की ये जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी यानी दादी ने राम दुलारी से कहा गुस्सा करके। लड़ाई का मोर्चा बदल गया, मतलब लड़ाई कहाँ तो बेटे में और दादी में या माँ में हो रही थी, और अब बहू सास बहू में लड़ाई होने लगी या कहासुनी होने लगी। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। दूसरी लड़ाई के दिन थे, मतलब चुनाव के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले यानी उसके पिता को पता चला कि कलेक्टर साहब का बेटा इफ़न है और उससे उनके बेटे टोपी ने दोस्ती कर ली है, तो वह गुस्सा जो उस समय टोपी पर गुस्सा आ रहा था उसको उन्होंने शांत कर लिया, और वह तीसरे दिन उसके पास जाकर और टोपी का वास्ता दे करके कपड़े और शक्कर के परमिशन जो लेकर आ गए, बेचने की परमिशन लेकर के आ गए। परंतु उस दिन मतलब इससे फ़ायदा उठाया, मतलब फ़ायदा उठाने के लिए जाति धर्म का कोई सीमाएं नहीं है, परंतु एक दूसरे के परिवार में जाने की सीमाएं यहाँ पर बताई गई हैं, धर्मांधता बताई गई है, हमारे सामाजिक परिवेश की जो विडंबना है उसे समझाया गया है। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। ते फिर जइबे ओकरा घरे, तुम फिर जाएगा उसके घर? हाँ। अरे तोरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं, मैं तुम्हारी जो हाँ तुमने की है उसमें मैं मिट्टी मिलाऊं, मतलब तुम्हें मार दूंगी। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू और भैरव उसके दोनों बड़े भाई हैं। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, टुकड़ा मतलब उस आग में और घी डाला या उस आग को और बढ़ा दिया, उस गुस्से को और बढ़ा दिया, माँ के गुस्से को, कि मैंने रहीम कबाबजी जो नॉनवेज बेचता है उसके घर पर इसके कबाब खाते देखा था। कबाब, राम राम। राम दुलारी गिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। घृणा करके वह अपने बेटे से पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि बात असली में ये थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा था और मुन्नी बाबू ने उसे एक अन्य रिश्वत की दी, और टोपी को ये मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। टोपी को पता था कि मुन्नी बाबू स्वयं कबाबची की दुकान पर कबाब नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि उनके घर में नॉनवेज बंद था या प्रोहिबिटेड था, इसलिए उसने कहा कि उसके होने के बावजूद भी टोपी ने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की, और बिना कारण ही टोपी की शिकायत उसकी मम्मी को मुन्नी बाबू कर रहे हैं। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। यहाँ पर कितना जो टोपी है उसके चारित्रिक वर्णन किया गया है कि टोपी कितना पवित्र हृदय का था, या उसे कभी भी चुगलखोरी की आदत नहीं थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो, ना देखा रहा हो दे, मुन्नी बाबू ने कहा। तो उसने कहा, टोपी ने, तुम हमें कबाब खाते देखो कि तुमने मुझे कबाब खाते देखा, ना देखा रहा हो दिन? मुन्नी बाबू ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा उस दिन। पहले तो टोपी ने पूछा कि तुमने मुझे कबाब खाते देखा, तो उसने मुन्नी बाबू ने कहा कि नहीं देखा था मैंने उस दिन। फिर तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? मुन्नी बाबू से सुभद्रा देवी ने कहा कि तुमने अगर इसे देखा था तो फिर क्यों नहीं बताया? तो वह थोड़ा झिझक गया है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और
सच्ची बात तो ये है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका, यानी कि उसे झूठ बोलना कभी आया ही नहीं। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। यहाँ पर उनको जो टोपी है उसके गुस्से का या उसी गुस्से का कारण उस मुन्नी बाबू है, उसी की वजह से उसको इतनी मार खानी पड़ी। इसलिए वह कहता है, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसे सारा दिन अपने बड़े भाई पर गुस्सा आता रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जोग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। जोग्राफी का घंटा पीरियड छोड़ करके चले गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोरी दादी हमरे घर पर आए और हमारे तोरे घर चली जाए। हमरी दादी तू बेलियो तू ही लोगन को बोल दी थी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। वो कहता है, जो टोपी है वह बहुत अंदर से परेशान है। एक बालक मन की बात बता रही है कि बहुत छोटे बच्चे क्या सोचते हैं। उसे उस दिन लग रहा था कि दादी की वजह से और बड़े भाई की वजह से उससे मार खानी पड़ी। तो वह इफ़न से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों अपनी दादियों को बदल लें। तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए। तो इफ़न ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। मतलब बचपन की या बालक मन की बात बता रहे हैं। इस पर उसे गुस्सा आया या बुरा लगा और कि तू मुझे एक दिन के लिए दादी भी नहीं दे सकता। टोपी ने अपने दिल, मतलब उसका दिल टूट गया जब इफ़न ने मना किया कि मैं अपनी दादी को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ़न ने कहा। उसका कारण बताया इफ़न ने कि जो मेरी दादी है वह मेरे पिताजी की माँ भी तो है। ये बात टोपी की समझ में आ गई। अब वह संतुष्ट हो गया। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? हाँ। तो फिक्र न करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो इफ़न ने उसे दिलासा दिया कि तुम्हारी दादी बूढ़ी है तो वह एक दिन मर जाएगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? उसने कहा कि मेरी दादी कभी नहीं मरेगी, टोपी ने कहा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी दादी झूठ नहीं बोलती, वह मर जाएंगी। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। जब उस इफ़न की दादी मर गई तो टोपी उसकी दादी के लिए रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली ही हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। देखो, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम ध्यान से देखेंगे कि जब इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई तो इफ़न की दादी की मृत्यु पर जो टोपी क्यों रोया, ये प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि उसे दादी से बहुत अधिक प्रेम था। वो थोड़ी देर पहले इफ़न से कह रहा था कि तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए तो कितना अच्छा हो। फिर जब वह शाम के समय इफ़न के घर गया और उसने सारा घर भरा हुआ था, लोग मेहमान आए हुए थे, परंतु इफ़न की दादी नहीं होने के कारण उसे घर में सन्नाटा लग रहा था, क्योंकि वह इफ़न की दादी से बहुत अधिक प्रेम करता था। दादी के 1000 कहने के बाद भी हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। प्रेम किन बातों का पाबंद नहीं होता, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। प्रेम इन बातों का मतलब, अगर हम किसी को कोई चीज ऑफर करें और न खाए तो प्रेम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता।
या किसी की चीज़ को खाने से ही प्रेम नहीं बढ़ता। प्रेम इन सब चीज़ों का कोई पाबंदी नहीं होती प्रेम पर। जो प्रेम होता है वो आत्मिक होता है, हृदय से होता है। चीज़ को खाने या न खाने, हाथ लगाने या न लगाने से नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था जिसके प्रेम की कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। उन दोनों के में अगाध प्रेम था। चाहे वह कोई चीज़ खाए न खाए, उसके हाथ से बनी, दादी के हाथ से बनी हुई कोई चीज़ उसने खाई नहीं हो, पर फिर भी उनका प्रेम कभी भी नहीं टूटा था। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था, लगाव था। ये कहते हैं कि उनके प्रेम को, उन दोनों के, जो दादी और टोपी के प्रेम को उनके घर वाले नहीं समझ पाए थे। जिस प्रकार से टोपी के घर वाले नहीं समझते थे, उसी प्रकार इफ़न के घर वाले भी उन दोनों के प्रेम को नहीं समझते थे। उन दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी, मतलब वह भी दादी के प्रेम का प्यासा था, जो टोपी था वह भी, और जो इफ़न की दादी थी वह भी बालकों के या बच्चों के प्रेम की प्यासी थी, जो कि दोनों ने एक दूसरे से मिलकर प्यास बुझा दी थी, यानी कि दोनों का प्रेम पूर्ण हुआ था। और दोनों ही अपने अपने घर में अकेले थे, क्योंकि जो टोपी के बारे में बताया, टोपी के भाई थे, वह किस प्रकार के थे, दादी भी किस प्रकार से अलग व्यवहार करती थी उससे, टोपी से, इसलिए उसे अपने घर में दादी और अपने भाई अच्छे नहीं लगते थे। उसी प्रकार जो इफ़न की दादी थी, उनके पिता को इफ़न की दादी की बोली अच्छी नहीं लगती थी, तो वह भी अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि उनकी बोली बिल्कुल अलग थी, उनका खान पीन अलग था, रहन सहन अलग था। और उसके अब्बू का, यानी कि इफ़न के अब्बू का और इफ़न की मम्मी और बाजी का भी रहन सहन अलग था, इसलिए वह अकेलापन महसूस किया करती थी। इसी प्रकार टोपी भी अकेलापन महसूस करता था। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक गया होता। अभी भी टोपी कहता है कि तुम्हारी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर जाती तो कितना अच्छा होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। यहाँ पर बालमन बताया है कि जो टोपी है वह कितना दुखी है अपने घर वालों से, उसको अपने घर वालों से कितना अपमान सहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो कितना अच्छा होता। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती हो, बदली में ट्रांसफ़र होता रहता हो। अब इफ़न का ट्रांसफ़र हो गया है। यह है सन 45 को 10 अक्टूबर की बात है कि इफ़न वहाँ से चला गया। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली कर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद ये तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, और जो गुरु था वो तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी का मुंह नहीं लगाया। देखो ये क्यों कहा गया कि उन तीनों को ये एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। मतलब जो यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि सामाजिक हैसियत अलग अलग होने के बावजूद भी उन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। तो ये अपनी सामाजिक हैसियत, मतलब कलेक्टर के बेटे होना, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जानते थे कि हम कलेक्टर के बेटे हैं, तो दूसरे बच्चे हमारे बराबर नहीं, हमारी स्टेटस के नहीं है, तो वह दूसरे बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते थे, ये बताया गया है। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस प्लेट। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल ये समझ सका कि जब हाउस डेट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। दागदर यानी डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। टोपी अकड़ गया।
तनी जबनियाँ संभाल के बोले, एक लपड़ में नीचे लगी। ओ यू बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। अल्सेशियन जो ब्रीड है, डॉगी की ब्रीड है, उसके लिए बताया है। शुष्कार मतलब उसके पीछे लगा दिया। और जो अल्सेशियन है अल्सेशियन ने उसे काट खाया, उसको टोपी को, और टोपी को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि जो इफ़न और टोपी की जो दोस्ती थी वह ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई, या फिर हम कहें कि इफ़न के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया और वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। इसलिए अब टोपी बिल्कुल अकेला रह गया। इफ़न के पिता की जगह जो दूसरा कलेक्टर आया वह उसके जो बच्चे थे, हालांकि एक बच्चा टोपी के बराबर था, पर टोपी से बात करना वो पसंद नहीं करते थे, वो केवल अंग्रेजी बोलते थे। उन्हें अपनी सामाजिक हैसियत के बारे में जानकारी थी, यानी उन्हें इस बात का गर्व था, घमंड था कि वह कलेक्टर के बच्चे, इसलिए वह दूसरे बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते थे।